हेलो बच्चों, मेरा नाम है आदर्श और आप आ चुके हैं रैंकर्स एजुकेयर के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीयूटी 2024 के पीवाईक्यूज जो आए हैं उनका सॉल्यूशंस कैसे करना है शॉर्ट तरीके से। लॉन्ग फॉर्मेट भी हम आपको बताएंगे और आसानी से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो रैंकर्स एजुकेयर के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। 15-15 क्वेश्चंस करके डिस्कस करेंगे एक एक घंटे के अंदर। हाँ, टाइम टेकिंग है, 2-3 दिन लगेंगे एक पेपर को डिस्कस करने में, वो चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। बट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, कैसे प्रोसीड करना है, क्या सोचना है, कैसी थिंकिंग डेवलप करनी है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन का बहुत बारीकी से देखेंगे, कैसा क्वेश्चन आया है, कितना टाइम लगेगा और कितने आसानी से हम कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि सीयूटी के अंदर 50 सवाल हमें करने हैं एक घंटे के अंदर, तो टाइम लिमिट तो बाउंडेड है, 1-1.5 मिनट्स के अंदर आपको हर एक सवाल के आंसर्स देने पड़ेंगे। और जिस तरीके से मार्क्स हैं 250 मार्क्स, तो लगभग 200 से 220 230 एक गुड स्कोर है। और इसको स्कोर करने के लिए आपको हर एक पीवाईक्यूज को बहुत बारीकी से समझना है। फिर जब सिलेबस में आप इन चीजों को पढ़ेंगे तो आपको समझ आना चाहिए कि हमें कौन सा टॉपिक बहुत अच्छे से पकड़ के रखना है, ताकि प्रॉब्लम्स जो पीवाईक्यूज के अंदर आए हैं उन पीवाईक्यूज को आप आसानी से सॉल्व कर पाए। आई होप आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि ये जो हम अभी 50 पीवाईक्यूज देखने वाले हैं आने वाले फर्दर क्लासेस के अंदर एक एक घंटे के डिवाइडेशन में, उसमें हम आपको हर एक क्वेश्चंस को बहुत आसान तरीके से बताएंगे। लॉन्ग फॉर्मेट भी बताएंगे, आसान फॉर्मेट भी बताएंगे, क्या सोचना चाहिए, क्या सोच के, कुछ सवाल सोच के भी हो जाएंगे, कुछ सवालों को सोल्यूशंस करना पड़ेगा, कुछ में पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी, मे भी कुछ में पेन चलाने की जरूरत ना पड़े, वो सब चीजें हम देखने वाले हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ आ रही होंगी। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं पहले सवाल से कि क्या सवाल आया 2024 के अंदर, पहला सवाल, और उसको हमें कैसे करना है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। तो पहला सवाल हमारा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। अगर आप ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पूछ रहा है द रेशियो ऑफ डेंसिटी एंड द रेशियो ऑफ डेंसिटी पूछ रहा है। एक सेकेंड, हाँ, द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो कि पूछ रहा है रेशियो ऑफ डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी पूछ रहा है, इन द सेंस एनर्जी डेंसिटी। यानी हिंदी में अगर मैं पढ़ दूं तो विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों का ऊर्जा घनत्व का अनुपात पूछ रहा है। तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और वेव कुछ इस प्लेन में चल रहा होता है। ये वेव का प्रोपेगेशन डायरेक्शन है। तो जो एनर्जी कंट्रीब्यूट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता है तुम्हारा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जो कि टोटल एनर्जी का 50% होता है। टोटल एनर्जी का 50% ये कंट्रीब्यूट करता है, और ये जो कंट्रीब्यूट करता है हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। ठीक है, ये भी टोटल एनर्जी का कितना कंट्रीब्यूट करता है भाई, 50%। ये है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी क्या है, डेंसिटी। और दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो दोनों ही जो है, अगर मैं बात करूं एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल यू लिख दो। आई होप आपने पढ़ा होगा ऊर्जा घनत्व इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र का, और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो पूछ रहा है, तो दोनों ही 50% कंट्रीब्यूट करते हैं। ये भी 50% कंट्रीब्यूट करता है और ये भी 50% कंट्रीब्यूट करता है। यानी दोनों के वैल्यूज सेम है। दोनों के अगर वैल्यूज सेम है तो ये रेशियो आता है 1/1 का। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आया होगा। और आपने अगर ये पढ़ा है कि दोनों वेव के अंदर जो एनर्जी होती है, जो वेव को जो एनर्जी मिलती है, इसके पास जो एनर्जी है 100% है, तो वो 50% एनर्जी आता है उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, और 50% एनर्जी आता है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, यानी वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के फॉर्म में आता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये कि यह सवाल बहुत आसान है। 1 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड या 10 सेकंड, 15 सेकंड के अंदर इसका अगर आपको वैल्यूज याद है तो तुरंत आप रेशियो माइंड में कैलकुलेट कर लेंगे, उस हिसाब से इसका आंसर आप तुरंत बता पाएंगे कि हाँ 1:1 होगा। और जब आप सही कर देंगे तो आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। अगर आपने राइट कर दिया तो +5 मार्क्स मिल जाएगा, और रॉन्ग किया तो -1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है
और ये आसान सवाल है, फटाक से आप कर लेंगे 1:1, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आपने सिलेबस पढ़ा है ठीक से, चैप्टर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आपने थोड़ी बहुत मेहनत की है अच्छी अच्छी खासी, तो आप फटाक से कर लेंगे 1:1, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना। ठीक, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अगला अगला सवाल करते हैं। हाँ, ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें अगर हम बात करें तो ये सवाल पूछा क्या गया, ध्यान से सुनिएगा जरा। कह रहा है कि, एक सेकेंड, क्वेश्चन कह रहा है मैच लिस्ट वन हैज 4 ग्राफ, इधर 4 ग्राफ है भाई, और इधर है वेरिएशन ऑफ अपोजिशन, अपोजिशन बोल रहा है टू फ्लो ऑफ एसी वर्सेस फ्रीक्वेंसी सर्किट ना। एसी वर्सेस, ये एसी सर्किट्स है, ये किसको डिफाइन करता है भाई, एसी सर्किट को डिफाइन कर रहा है, और एसी सर्किट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, यानी आवृत्ति का, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का ग्राफ है। ठीक है, एसी सर्किट यानी आवृत्ति का ग्राफ है। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। चलो, तो अब हमें ये पता है, अगर मैं अगले स्लाइड पे आपको बताऊं एसी सर्किट के बारे में, तो एसी सर्किट में अगर मैं बात कर रहा हूं ओनली रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं, एक मिनट, जस्ट कलर्स दिख नहीं रहे होंगे आपको, एसी सर्किट। तो एसी सर्किट में अगर हम ध्यान दें, तो अगर मैं बात कर रहा हूं ओनली रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं, तो ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, फ्रीक्वेंसी कितना भी चेंज हो जाए रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम रहेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहेगा, सेम। ये इसमें ओनली रेजिस्टेंस में ओमेगा 0 होता है, ये आपने पढ़ा होगा मे भी, सही, ओमेगा क्या होता है, 0। और जब बात करते हैं हम ओनली कैपेसिटेंस, अगर हम बात करें ओनली कैपेसिटेंस, देन क्या होगा, ओनली कैपेसिटेंस की अगर हम बात करें तो आपने ये पढ़ा होगा XC इज इक्वल टू 1/ωc, XC इज इक्वल टू क्या होता है, 1/ωc। तो यहाँ पे ध्यान दोगे तो XC जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1/C है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा दूसरे वाले का, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, XC वर्सेस C का ग्राफ। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं बात करूं ओनली बात करूं तुम्हारा इंडक्टर, ओनली इंडक्टर, यहाँ पे रेजिस्टेंस मतलब हम प्रतिरोध की बात कर रहे हैं भाई। ठीक है, ओनली कैपेसिटेंस मतलब संधारित्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओनली इंडक्टर मतलब एक तरीके से तुम्हारा हो गया 100 प्रेरक, ठीक है, 100 प्रेरण गुणांक एक तरीके से बोल सकते हैं। तो ओनली इंडक्टर में क्या होता है, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। तो यहाँ पे ध्यान दोगे तो एक्सएल और एल के बीच स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। अगर मैं इसको वाई इज इक्वल टू एम एक्स ले लूँ, वाई इज इक्वल टू क्या ले लूँ, एम एक्स, तो इसके बीच क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा। अब फिर वहीं पे आपने एलसीआर सीरीज सुना होगा, एलसीआर सर्किट के बारे में। तो उसका वैल्यू अगर मैं देखूं तो उसको मैं जेड लिखता हूँ, इम्पीडेंस प्रतिबाधा या प्रतिघात लिखते हैं इसको, प्रतिबाधा ही मान लो, प्रतिबाधा एक तरीके से। तो जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर में R² प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे मैं जेड वर्सेस रेजिस्टेंस का ग्राफ खींच रहा हूँ, समथिंग जेड वर्सेस सम, ऐसे ही मान लो जेड वर्सेस ग्राफ खींच रहा हूँ, तो ये ग्राफ यू टाइप का आता है। कैसा आता है, यू टाइप। ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट पे तुम्हारा जेड आर के बराबर होता है, आर मिनिमम। इस पॉइंट पे होता क्या है कि एक्सएल और एक्ससी बराबर होते हैं, एक्सएल और एक्ससी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आई होप आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपने अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा है, तो उसमें ये सारे ग्राफ पढ़े होंगे। उन सारे ग्राफों को ही हम डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा बहुत अगर आपको जानकारी है तो फटाफट आप मैच कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस में सीधी लाइन है ऐसे ना, जिसका स्लोप 0 है। इसमें स्लोप है भाई पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, इसमें स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। और इसमें क्या है भाई, एक यू टाइप का ग्राफ बन रहा है एलसीआर सीरीज के अंदर। सेम यही सवाल पूछा गया था एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे मैं थोड़ा से रेड कलर चल देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ अपोजिशन टू एसी फ्रीक्वेंसी,
फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति से ग्राफ पूछ रहा है, आवृत्ति वाली ग्राफ पूछ रहा है, तो देखना जरा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, आपका रेजिस्टेंस को। जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, स्ट्रेट लाइन, सॉरी ये लाइन है, एकदम सीधी लाइन है, तो ये रेजिस्टेंस को डिफाइन करती है। तो यहाँ पे ये लाइन किसको डिफाइन करती है, रेजिस्टेंस को, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है। और यहाँ पे फिर से फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ पूछा गया है, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, तो स्ट्रेट लाइन जस्ट अभी मैंने बताया, स्ट्रेट लाइन किसके बीच होता है भाई, स्ट्रेट लाइन होता है ओनली इंडक्टर, ओनली किसमें, इंडक्टर में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंडक्टिव, तो सेकंड वाला आपका इंडक्टिव से मैच कर जाएगा, सही है। फिर उसके बाद ये वाला ग्राफ जस्ट अभी मैंने बताया, ये वाला ग्राफ किसके लिए है भाई, ध्यान देंगे तो यहाँ पे एक्सी वर्सेस सी है, यानी या ओमेगा भी बोल सकते हो मे बी, ओनली कैपेसिटेंस यानी संधारित्र के लिए है, किसके लिए भाई, संधारित्र के लिए, ठीक। तो ये तुम्हारा हो जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और ये वाला यू टाइप्स का जो ग्राफ है वो किसके लिए हो जाएगा, इम्पीडेंस यानी जेड के लिए, सही। और इसमें ये वाला पॉइंट मैंने बता ही दिया, ये वाले पॉइंट पर जेड क्या होता है, मिनिमम, जेड मिनिमम किसके बराबर होता है, आर, और ये पॉइंट क्या होता है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी होता है, एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है, एक्ससी। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। तो अभी तक हमने ये किया, दो क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। इस क्वेश्चंस में आपको ग्राफ याद होना इंपॉर्टेंट है, सभी ग्राफ के बारे में पता होना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ग्राफ के बारे में पता है और ग्राफ कैसे बनता है, एलसीआर, ओनली एल, ओनली सी, ओनली आर, इन सब का ग्राफ कैसे बनता है, तो फटाक से आप इस क्वेश्चन को मैच करेंगे और फटाक से सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, 1-1.5 मिनट 2 मिनट आपको लगेगा मे भी सोचने में। तो हमने ये देखा कि इसका ए वाला जो है, ये हो गया ए, बी, सी और बी। तो ए वाला ग्राफ तुम्हारा मैच किया था डी वाले से, सॉरी फोर्थ वाले से, ये फोर्थ है, ये थर्ड है, ये सेकंड है और ये फर्स्ट। तो ए वाला किससे मैच कर गया भाई, फोर्थ से ना। तो ए वाला तुम्हारा, ए वाला ऑप्शन हो गया फोर्थ से, ए वाला ऑप्शन फोर्थ से हो गया। बी वाला किससे हो गया भाई तुम्हारा, बी वाला थर्ड से, बी वाला थर्ड है, और सी वाला सेकंड, और डी वाला क्या हो गया, फर्स्ट। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो इसमें आपको ग्राफ के बारे में नॉलेज होना इंपॉर्टेंट था। अगर ग्राफ के बारे में आपको पता है तो आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं, बट हाँ ग्राफ थोड़ा इंपॉर्टेंस होता है, मे भी याद हुआ नहीं हुआ एक टाइम पे, बट एक दो बार आप ड्रॉ करेंगे ग्राफ को तो मे भी आप याद भी कर सकते हैं। क्लियर, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, तो अगर हम बात करें, सवाल में आगे बढ़ने से पहले मैं बात करता हूँ कि जो रैंकर्स एजुकेयर है, इनके दो प्लेटफॉर्म है, एक तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ही, एक ऑफलाइन प्लेटफॉर्म भी है जो कि दुर्गाकुंड वाराणसी में स्थित है। आप चाहे तो ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन में आपको स्टडी मटेरियल, साथ में वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड मिलेंगे, जो क्लास हो रही है उनको रिकॉर्ड भी किया जाता है ताकि आप कभी नहीं आए तो उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को आप देख के अपने सिलेबस को बेहतर कर पाए। मान लीजिए आपको छूट गया है तो आप तो रिकॉर्ड देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ में मिलेगा, नोट्स भी मिलेंगे, सारे प्रिंट आउट फॉर्म में मिलेंगे। ऑनलाइन अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पीडीएफ सारे क्लासेस के मिलेंगी, सारे लेक्चर्स मिलेंगे, और ऑनलाइन डाउट सेशन होगा, आपका टेस्ट होगा, उसके बाद नोट्स जो हैं उनको प्रिंट आउट फॉर्म में आपको मिल जाएगा, प्रैक्टिस पेपर जो है या प्रैक्टिस सेट्स जो हम देते हैं वो आपको प्रिंट आउट फॉर्म में मिल जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर्स कुछ ऐसे हैं, जस्ट वेट, हाँ 9415190556, 8874153302, इन दोनों नंबर में से कोई भी नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और अपने डाउट्स जो है वो पूछ सकते हैं कि ऑफलाइन कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी। मे भी हमने आपको बता ही दिया, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस पूरा मिलेगा भाई, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, स्ट्रक्चर स्टडी प्लान मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, सब्जेक्ट वाइड भी टेस्ट होंगे जब आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और पूरा शेड्यूल पूरा मिलेगा कि कब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। उसके बाद कंप्लीट कोर्स का जो पेपर होता है जिसको हम कंप्लीट टेस्ट बोलते हैं वो भी आपका होता रहेगा। जैसे ही आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट होगा पूरा टेस्ट होगा, फुल सिलेबस टेस्ट होगा, उसके बीच में आपका चैप्टर वाइज टेस्ट भी होता रहेगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी अगर कोई और जानकारी लेनी है तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन है, अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो रैंकर्स एजुकेयर का आपके पास ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, रैंकर्स एजुकेयर का, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप लॉगिन वगैरह करके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं, और वहां पे भी नंबर्स है, वहां से भी आप नंबर्स लेके पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं आगे की तरफ।
अगला सवाल है ऑफ द फॉलोइंग, सही है, इनमें से कौन सा द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो पहला सवाल भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का था, दूसरा सवाल भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ही है। इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, डिक्रीजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ पूछ रहा है, यानी निम्नलिखित में से तरंग दैर्घ्य के घटते क्रम में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का सही व्यवस्था है, मुझे ये लिखना है। तो करेक्ट ऑर्डर आप याद कर लीजिए, यहां पे मैं लिख देता हूं। सबसे पहले होता है रेडियो वेव, फिर होता है उसके बाद माइक्रोवेव, फिर होता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, उसके बाद हो जाएगा तुम्हारा विजिबल, इंफ्रारेड हो गया, विजिबल हो गया, फिर उसके बाद अल्ट्रावायलेट, फिर हो गया तुम्हारा एक्सरेज, फिर हो जाएगा गामा रेज। तो ये भाई ऑर्डर है, ये ऑर्डर क्या है भाई, वेवलेंथ यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, वेवलेंथ क्या कर रहा है, डिक्रीज, ऊपर से नीचे आने पे वेवलेंथ डिक्रीज करेगा यानी तरंगदैर्घ्य घटेगा, और फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति बढ़ जाएगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और तरंगदैर्घ्य घटेगा। तो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ही लिखना है, कौन सा ऑर्डर लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, यानी घटते हुए क्रम में लिखना है भाई, कैसा लिखना है, घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में लिखना है। तो चलो देखते हैं जरा, पहला देखो रेडियो वेव, रेडियो वेव के बाद जस्ट एक्सरे आ गया, रेडियो वेव के बाद जस्ट क्या आ गया, एक्सरे, फिर आगे क्या लिखा है, इंफ्रारेड वेव, एक्सरे से कहां पहुंच गया, इंफ्रारेड, जबकि गलत है, रेडियो के बाद या तो माइक्रो लिखा हो या तो इंफ्रा, कुछ ऐसा लिखना होना चाहिए, तो ये पहला तो गलत हो गया, ठीक है, रेडियो वेव एक्सरे तरंगे, हाँ, और इंफ्रारेड मतलब अवरक्त तरंगे, सूक्ष्म तरंगे और दृश्य तरंगे, ये सब है इसमें, ठीक है। फिर आगे लिखा है इंफ्रारेड वेव, इंफ्रारेड, फिर इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव दे दिया इसने, तो ऊपर चला गया, इंफ्रारेड के बाद कहाँ चला गया, माइक्रोवेव, यानी इंफ्रारेड से माइक्रोवेव चला गया, यानी अवरक्त तरंगे से कहाँ चला गया, सूक्ष्म तरंगों में, फिर से गड़बड़ हो गया, या तो माइक्रोवेव से इंफ्रारेड आता, तो ये भी गलत, सेकेंड ऑप्शन भी गलत। फिर बोला रेडियो वेव, फिर माइक्रोवेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, फिर बोला इंफ्रारेड, फिर विजुअल वेव, और फिर एक्सरे, हाँ विजुअल के बाद एक्सरे आ सकता है, मे भी अल्ट्रावायलेट दे ना दे, लेकिन डिक्रीज तो कर रहा है ना, डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन भी देख सकते हो, तो रेडियो तरंगे, उसके बाद सूक्ष्म तरंगे, फिर अवरक्त तरंगे, फिर दृश्य तरंगे, और लास्ट में एक्सरे, ये सही क्रम है। एक्सरे फिर विजुअल रेज दे दिया, एक्सरे के बाद क्या हो गया, विजुअल रेज, विजुअल के बाद क्या हो गया, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के बाद रेडियो, बट यहाँ पे लेमडा इंक्रीज कर रहा है, इस वाले में लेमडा इंक्रीज कर रहा है और इसमें लेमडा डिक्रीज। तो क्वेश्चन किसके बारे में पूछा गया, लेमडा डिक्रीज, इसमें लेमडा वेवलेंथ क्या कर रहा है भाई, बढ़ रहा है, और इसमें वेवलेंथ कम हो रहा है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट है, फोर्थ इनकरेक्ट है। हाँ सवाल ये होता कि डिक्रीजिंग सॉरी इंक्रीजिंग क्रम में कौन सा है, इंक्रीज होगा, तो उस केस में हम लिख सकते थे, इसका मतलब मैं ये इधर लिख सकता हूँ, अगर मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा तो वेवलेंथ बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। आई होप आपको ये बातें समझ आई होंगी। तो बस आपको बस ये सीरीज याद होनी चाहिए, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, उसके बाद विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे और लास्ट में गामा रेज। आपको अगर ये सीरीज याद है तो आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर लेंगे। समझ आ रहा है बात? आई होप आपको ये 3 क्वेश्चन समझ आए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े सवालों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए फिर से वही सवाल है। अब इसमें यह है कि जो रेज हैं उनका यूज कैसे है, वो बने कैसे हैं, उनको कैसे जनरेट किया गया है। फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सवाल है, तो आप देखें धड़ाधड़ 3 सवाल पूछ लिया गया। 2024 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से लगभग 3 से 4 सवाल पूछ लिए गए, तो उनको सॉल्व करना बहुत आसान है। अगर आपको बस थोड़ा बहुत थ्योरी नॉलेज है, थ्योरेटिकल, तो फटाफट आप कर लेंगे। चलिए आ जाइए, बात करते हैं। कह रहा है कि माइक्रोवेव, तो माइक्रोवेव जो है उसमें लगा होता है तुम्हारा, हाँ तो ठीक है, पहले बात करते हैं इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, एक्सरेज। हाँ एक्सरेज जो जनरेट होते हैं, एक्सरेज जनरेट होते हैं भाई आपके, हाँ एक्सरेज जनरेट होते हैं जब हम बम्बारेंट करते हैं, बम्बारेंट लार्ज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मेटल पे जब बम्बारेंट करेंगे, टारगेट विद फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन्स जब उस पर मूव हो रहे होते हैं, मतलब मान लो कि ये मेटल है और इस पे इलेक्ट्रॉन धड़ाधड़ धड़ाधड़ आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो जनरेट होता है वो एक्सरेज होता है। जो आप एक्सरे करते हो वो मेटल के थ्रू ही पास होता है और उसमें आपको बॉडी पार्ट्स का आपको इमेज दिखाई देता है। उसके बाद हम बात करें रेडियो तरंगे, तो रेडियो तरंगे आपके जनरेट होते हैं एलसी ऑस्किलेटर, यानी एलसी दोलक से। हम पढ़ेंगे एलसी ऑस्किलेटर जिसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम निकालेंगे
फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास आएगा 1/2 पाई अंडर रूट में एल सी। फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति की जब वैल्यू हम सॉल्व करेंगे कहाँ पढ़ेंगे भाई, अल्टरनेटिंग करंट में, एलसीआर सीरीज में, उसमें हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी आएगा। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट में एल सी। ठीक है। अच्छा, जो आपके माइक्रोवेव है वो बनते हैं आपके मैग्नेट्रॉन से, सही है, मैग्नेट्रॉन से, मैग्नेट्रॉन, सॉरी मैग्नेट्रॉन नहीं, मैग्नेट्रॉन से आपके बनते हैं। और इंफ्रारेड जो है वाइब्रेशन ऑफ एटम से बनते हैं, वाइब्रेशन ऑफ एटम से। ये आपको दिखेंगे नहीं, इंफ्रारेड वगैरह आपको दिखेंगे नहीं। ठीक है। और जो माइक्रोवेव है वो भी नहीं दिखेगा। बट माइक्रोवेव किससे चलता है, तो किससे बना होता है भाई, उसमें कैसे प्रोडक्शन होता है, मैग्नेट्रॉन से, मैग्नेट्रॉन से इसका प्रोडक्शन होता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि फर्स्ट वाला सेकंड से मैच करेगा। फर्स्ट वाला सेकंड इसमें है, फर्स्ट वाला सेकंड इसमें है। ठीक है। और फिर उसके बाद भाई सेकंड वाला किससे मैच कर रहा है, सेकंड वाला थर्ड से, तो सेकंड वाला थर्ड इसमें है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद सी वाला फोर्थ हो जाएगा और उसके बाद डी वाला क्या हो जाएगा, फर्स्ट, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो माइक्रोवेव किससे बना होता है, मैग्नेट्रॉन से। और अवरक्त वाली चीजें किससे बनी होती है, इंफ्रारेड, कंपन परमाणु, वाइब्रेटिंग एटम्स की वजह से बनी होती है। एक्सरेज किससे बने होते हैं, बड़े परमाणु क्रमांक वाले धातु पर जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का बम्बारण करते हैं, इलेक्ट्रॉनों से बमबारी करते हैं, उसके बाद तब जनरेट होता है क्या तुम्हारा एक्सरेज। और रेडियो वेव्स तो कैसे जनरेट होते हैं, एलसी दोलक यानी एलसी ऑस्किलेटर से जनरेट होते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगला सवाल। अगला सवाल ये है हमारा वेव ऑप्टिक्स से। ठीक है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा डायग्राम, वेव ऑप्टिक्स से सवाल है। यहाँ पे ऐसे डॉटेड है सारी चीजें। ठीक है। ये एक नया मीडियम है भाई जिसके अंदर लाइट जा रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान दीजिए, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा, ध्यान दीजिए। लिखा है इन द फिगर गिवन बिलो एपीबी इज कर्व। एपीबी, यहाँ पे ये पी हो गया तुम्हारा, ये ए है और ये बी है। उसके बाद कह रहा है कर्व सरफेस और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 है इसका, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 10 है तो इस डायरेक्शन में ना, पी पॉइंट तुम्हारा एक तरीके से पोल हो गया, तो इस डायरेक्शन में पोल के इधर है, तो पोल के इधर क्या होता है, माइनस, पोल के इधर होता है -10 सेंटीमीटर। सेपरेटिंग एयर एंड ट्रांसपेरेंट मीडियम। अच्छा, एयर और एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, उनको सेपरेट कर रहा है। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एयर, कहां पे रखा हुआ है, एयर में, ऑन द एक्सिस 20 सेंटीमीटर, कितने पे रखा है, 20 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज पूछ रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज ओ फ्रॉम पी, इमेज ओ पूछ रहा है फ्रॉम पी से। तो अगर हम ध्यान दें, यानी पूछ रहा है नीचे दी गई आकृति में एपीबी 10 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या का एक घुमावदार है, तो इसका त्रिज्या कितना है, 10 है, जो हवा और पारदर्शी माध्यम को अलग अलग करता है। म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, अपवर्तनांक का वैल्यू है 4/3। एक वस्तु बिंदु ओ को सतह के मुख्य अक्ष पर पी से कितने दूरी पर रखा है, 20, तो पी से ओ पॉइंट की दूरी है 20 दिया हुआ है। पी से ओ की प्रतिबिंब की दूरी पूछी है, तो प्रतिबिंब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आर हमें गिवन है, यू भी माइनस होता है -20 सेंटीमीटर, म्यू कितना दिया हुआ है 4/3, तो मैं म्यू ऑफ ग्लास बोल सकता हूं इसे, और एयर हवा में ऑब्जेक्ट है तो उसका वैल्यू 1। तो हमें फॉर्मूला पता है μ2/v -μ1/u इज इक्वल टू μ2 -μ1 और डिवाइड बाई r। आई होप आपने ये पढ़ा होगा, कहां पे पढ़ा होगा, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, यानी गोलीय सतह पर अपवर्तन का सूत्र ये होता है। जब भी गोलीय सतह पे अपवर्तन का सूत्र पूछेगा आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो मैं μ2 को लिख देता हूं 4/3/v लिखना है, माइनस μ1 की वैल्यू 1 और u की वैल्यू कितना भाई -20। फिर से μ2 की वैल्यू आपके पास कितना हो गया 4/3 माइनस μ1 की वैल्यू 1 और डिवाइड बाई r। r की वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा -10। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा बात। तो 4/3 भी, अच्छा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/20। देखो 3 1 जा 3, 4 - 3 कितना हो जाएगा 1/3। अब 1/3 अब मल्टीप्लाई में नीचे -10 है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इस वाले पार्ट में। तो 4/3 v प्लस 1/20 इज इक्वल टू -1/30, ये आ जाएगा। तो 4/3 भी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/30 -1/20। एलसीएम लेना जरा, 4/3 भी इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 60, सही है। 30 दूनी 60 तो -2 आ जाएगा, 20 3 60 यानी -3 आ जाएगा।
तो 4/3 भी इज इक्वल टू -5/6b, तो ये -1/12 आ जाएगा। ठीक है, और इसको इधर अगले स्लाइड पे लिखना पड़ेगा मुझे लग रहा है 5/6b। चलो आ जाओ भाई अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो हमारा था 4/3b -5/60, 5 1 जा 5, 5 12 जा 60 हो जाएगा, तो -1/12 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 4 जा 48 इज इक्वल टू -3b, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर, तो v इज इक्वल टू 48/-3, ये कितना बन जाएगा -16 सेंटीमीटर, माइनस क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। आई होप आपको ये सवाल समझ आया होगा। अब माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सेकेंड, हाँ माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इमेज कहीं इधर बन रहा है माइनस, अगर प्लस आता तो पी पॉइंट को इधर बनता, माइनस आ रहा है मतलब कहीं इधर बनेगा, कितने डिस्टेंस पे बन रहा है 16 सेंटीमीटर पे, सही है। तो 16 सेंटीमीटर, पहला ऑप्शन देखना, 16 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ द पी, हाँ पी के लेफ्ट में बन रहा है, पी के कहाँ बन रहा है लेफ्ट में, एयर में, पी के लेफ्ट में बन रहा है और एयर में बन रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 16 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द पी इन वाटर गलत है, 20 सेंटीमीटर राइट ऑफ द पी इन वाटर गलत है, 20 सेंटीमीटर लेफ्ट इन द एयर ये भी गलत है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ इसमें फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा, लेंथी सवाल है, 2-3 मिनट लेगा, बट अगर आपने प्रैक्टिस की है रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस यानी गोली सतह पर अपवर्तन के सूत्र का प्रैक्टिस किया है तो आप फटाक से कर लेंगे इस सवाल को। हाँ 1-2 मिनट तो लगेंगे ही, आपको समझना पड़ेगा, ऑप्शन समझने पड़ेंगे, डायग्राम समझना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल समझ आया होगा। ठीक है, तो 5 सवाल हमने कवर कर लिया, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं जरा। अगला सवाल अब देखिए जरा, ध्यान सुनिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है भाई कि फॉर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ रेडियस, रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस, लेंस का जो है रेडियस का तुम्हारा क्या है फिक्स्ड है, यानी लेंस की वक्रता त्रिज्या निश्चित है, निश्चित है। पावर ऑफ द लेंस यानी लेंस की क्षमता होगी, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक करेक्टली, सही है, कह रहा है कि नीचे दिए गए में से कौन सा विकल्प सही है। पावर ऑफ द लेंस, तो हमें पता है कि अगर रेडियस फिक्स है तो लेंस मेकर फार्मूला एक तरीके से क्या होता है, लेंस मेकर फार्मूला, यानी लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर सूत्र ये क्या होता है भाई, 1/f इज इक्वल टू होता है तुम्हारा म्यू -1 ब्रैकेट ओवर 1/r1 - 1/r2, ये तुम्हारा लेंस मेकर फार्मूला होता है। तो लेंस मेकर फार्मूला अगर तुम जानते हो तो मैं ये कह सकता हूं, एक सेकेंड, हाँ जस्ट, ये लेंस मेकर फार्मूला है तुम्हारा। अगर लेंस मेकर फार्मूला है और ये बोल रहा है कि भाई R1 और R2 तो कांस्टेंट है, R1 R2 क्या है भाई कांस्टेंट, यानी निश्चित मान है, फिक्स साइन का, तो इन सब पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा। और इसी 1/f को तो मैं p बोलता हूं, p इज इक्वल टू क्या होता है 1/f, तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि मी -1 इज इक्वल टू सॉरी इनटू में 1/r1 - 1/r2। तो एक तरीके से तुम्हारा क्या हो गया, एक तरीके से ये हो गया भाई कि जो पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है तुम्हारा म्यू -1 है, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है म्यू -1, समझ रहे हो बात। तो बस ये तो पता है, ये तो तुरंत फार्मूला दिमाग में लाओगे, जैसे फार्मूला दिमाग में आएगा आप फटाक से कर डालेंगे। ठीक है, वेट, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है करेक्ट, ये सब इनकरेक्ट है भाई। ठीक है, ये सब करेक्ट नहीं होगा, यानी पावर यानी लेंस की क्षमता, जो लेंस की क्षमता डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा p प्रोपोर्शनल टू म्यू -1। इसके लिए तो फार्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको फार्मूला याद रहेगा, जब आप सिलेबस पढ़ेंगे उसमें आपको फार्मूला याद रहेगा कि अच्छा 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 ब्रैकेट ओवर 1/r1 - 1/r2, ये लेंस मेकर फार्मूला है। R1 R2 को उसने कांस्टेंट बोल दिया तो उससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो बदलेगा ही नहीं। अब अगर वो नहीं बदलेगा इसका मतलब पावर डिपेंड करेगा म्यू -1 पे, बात खत्म। ठीक है, चलिए तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट से कह सकते हो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए ये लो से लिखता हूं इंपॉर्टेंट। ठीक है, ग्राफ पूछ रहा है u वर्सेस v का, किसके लिए पूछ रहा है भाई ध्यान दो, द ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंटिंग वेरिएशन ऑफ इमेज डिस्टेंस फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस, यानी फोकस दूरी f वाले उत्तल लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी v
और यू के बीच आपको ग्राफ बताना है। फोकल लेंथ एफ है भाई, वर्सेस वी बताना है, यू यानी वी वर्सेस यू का ग्राफ बताना है। कॉन्वेक्स लेंस है यानी उत्तल लेंस है। कैसा है लेंस भाई? उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस अगर है तो लेंस का फॉर्मूला, लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। सही है, ये होता है। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं, ये इक्वेशन जो है इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो बनेगा हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक। ठीक है, कैसा ग्राफ बनेगा भाई? हाइपरबोलिक बनेगा। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए बात करूं तो ध्यान दो, ध्यान दो भाई। ठीक है, u वर्सेस v खींचना है ना हमें, और मैं बात कर रहा हूँ कॉन्वेक्स लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस की। अगर मैं उत्तल लेंस की बात कर रहा हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि उत्तल लेंस में होता क्या है, ये तुम्हारा लेंस मान लो, यहाँ पे अगर यू रख रहे हो कोई भी ऑब्जेक्ट तो उसका इधर इमेज बन जाता है। उसका क्या बन जाता है? इमेज बन जाता है। अगर यहाँ पे ये यू को अगर हम नेगेटिव ले रहे हैं तो वी क्या तुम्हारा आ रहा है? ये वी आता है तुम्हारा। वी कैसा आता है? पॉजिटिव। यानी सभी माइनस यू के लिए वी क्या बनता है? एक तरीके से पॉजिटिव बनता है। एक तरीके से क्या बनता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे ध्यान दो, यू तुम्हारा पॉजिटिव लिया गया है और वी क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आगे वी वाले में देखिएगा, वी तुम्हारा पॉजिटिव आएगा और यू तुम्हारा क्या है? नेगेटिव। यू तुम्हारा नेगेटिव है और वी तुम्हारा क्या है? पॉजिटिव। हाइपरबोलिक का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगा, तो ये नहीं बनेगा। और यहाँ पे ये एक तरीके से पैराबोला है, तो हाइपरबोला का तो बात ही नहीं करना। इसमें दो ग्राफ बनते हैं, एक ग्राफ ये बच रहा है, एक ग्राफ ये बच रहा है। तो इसमें से ये वाला ग्राफ क्यों करेक्ट है? अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर यू की वैल्यू नेगेटिव रख रहे हैं तो वी हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। यू की वैल्यू हमने नेगेटिव रखा तो वी की वैल्यू क्या आ गया? पॉजिटिव। इस ग्राफ में थोड़ा एक बात और समझने की जरूरत है। इस ग्राफ में अगर मैं ध्यान दूं, ठीक है चलो ये सही बनवा लेते हैं। ध्यान दो, ये वाली जो लाइन है इसको टच करता हुआ टेंजेंट अगर खींचेंगे, ठीक है, तो ये वाली लाइन फोकल लेंथ को डिपेंड करती है, फोकल लेंथ को डिफाइन करती है। तो जब आप रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे होते हैं तो रे ऑप्टिक्स में ये डायग्राम आपको बनवा दिया जाता है कि हाँ डायग्राम ऐसा है। तो अगर आपने यू वर्सेस वी देखा, फटाक से आप इसको डायग्राम को मार्क किए, आगे बढ़ गए, काम खत्म। बट ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी चीजें कभी कभी बच्चों को याद नहीं रहती है। ऑब्वियस है एग्जाम में थोड़ा प्रेशर होता है तो उसमें याद रहना थोड़ा मुश्किल ही है, बट अगर आप थोड़ा सा भी माइंड लगाएंगे तो आप फटाक से कर लेंगे। अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ आता है कि अच्छा यू की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो वी की वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव। तो वी की वैल्यू इसी में पॉजिटिव आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है? नेगेटिव। वी नीचे आ रहा है ना, वी कहाँ आ रहा है? नीचे, तो वो भी नहीं होगा इसका मतलब। और स्ट्रेट लाइन तो होगा ही नहीं और पैराबोला का तो कोई बात ही नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, बी ऑप्शन, जो कि करेक्ट है। समझ में आया? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप सीयूटी के लिए ज्वाइन करेंगे रैंकर्स एजुकेयर को, ऑनलाइन ज्वाइन कीजिए या ऑफलाइन ज्वाइन कीजिए, आपको यहाँ पे बुक्स मिलेंगी, सबका मटेरियल मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अगर आप क्वांट पढ़ते हैं तो जीटी जैसे, जिसको मैं बोलता हूँ जनरल टेस्ट, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, आपके जीएस, लैंग्वेज, उन सभी के बुक्स और मटेरियल आपको यहाँ पर मिलेंगे। और उन सबका ये, जैसे ये हो गया केमिस्ट्री का आपका पार्ट और ये फिजिक्स का पार्ट हो गया, बायोलॉजी का पार्ट हो गया, क्वांट्स हो गए, जीके, जीएस और लॉजिकल रीजनिंग, इसके साथ साथ लैंग्वेज का जो है आपका, वो सारा मटेरियल आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। और जिसमें पीवाईक्यूज भी रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, प्रैक्टिस के लिए आपको होमवर्क दिया जाएगा। उन चीज़ों को आप सॉल्व करेंगे और आपका नॉलेज गेन होगा। और नॉलेज गेन हो गया एक बार तो आप कोई भी एग्जाम आसानी से क्रैक कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे अगला सवाल हमें जो देखना है, क्वेश्चन नंबर 8 देखना जरा, क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है आपसे कि यूजिंग लाइट फ्रॉम अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स टू स्टडी डिफ्रेक्शन। क्या स्टडी करना है? डिफ्रेक्शन इन अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ कितना दिया है? 0.1 mm। फिर आगे लिखा है द लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये वर्ड याद रखिएगा। कितना दिया हुआ है? 5 mm। इज मेजर टू बी 5 mm ऑन ए स्क्रीन। स्क्रीन कितनी दूर है भाई? 50 सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं कैपिटल डी। सही है। अब विड्थ दिया हुआ है तो ये स्मॉल डी है भाई। आगे द वेवलेंथ ऑफ लाइट, लैवेंडर पूछ रहा है, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज टू, ठीक है, कितना वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज होगा? कह रहा है 0.1 मीटर चौड़ाई, तो ये तुम्हारा डी हो गया। एकल झिर्री विवर्तन, विवर्तन व्यतिकरण, इसकी बात हो रही है, विवर्तन
ये भी वेव ऑप्टिक्स का सवाल है, का अध्ययन करने के लिए एक बड़ी स्रोत से प्रकाश का उपयोग किया गया है। एक बड़ी स्रोत प्रकाश का उपयोग करते हुए 50 सेंटीमीटर दूर रखे गए पर्दा, तो पर्दा जितनी दूर रखा रहता है उसे मैं बोलता हूं कैपिटल डी, सही, 50 सेंटीमीटर। केंद्रीय उच्चिष्ट जिसको हम बोल रहे थे सेंट्रल मैक्सिमा का रैखिक चौड़ाई कितना दिया हुआ है भाई, 5 mm दिया हुआ है। प्रयुक्त प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बताना है मुझे, क्या बताना है, तरंगदैर्घ्य यानी लेमडा के बारे में हमें बताना है। तो बताओ, width of सेंट्रल मैक्सिमा, चलिए सोल्यूशन करता हूं, ध्यान दीजिए। width ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा यानी केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई पूछो, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई अगर मैं पूछ रहा हूं तो इसका मतलब मैं ये पूछ रहा हूं केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, इसको रिप्रेजेंट करते हैं W से, और ये होता है 2d लेमडा बाई ए ना। ए बोलो या स्मॉल डी भी बोल सकते हो, इसको ए भी बोल सकते हो, डी बोलो या स्मॉल ए। कितना दिया हुआ है, 0.1 mm, सही है। स्मॉल ए भी बोलते हैं तो स्मॉल ए भी लिख देता हूं, ताकि आप अगर जो भी पढ़े आपको समझ आए कि ये वही लिखा हुआ है जो मैंने पढ़ा है, सही है। तो चलो, ये कितना दिया हुआ है भाई, केंद्रीय उच्चिष्ट सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ कितना दिया हुआ है, 5 mm, तो 5 mm को मीटर बदल लीजिए, 5 × 10⁻³ हो जाएगा। आगे 2 कैपिटल डी कितना दिया, 50 सेंटीमीटर, तो उसको भी मीटर बदल लीजिए, 50 × 10⁻²। लेमडा की वैल्यू हमें निकालनी है भाई, ए कितना दिया हुआ है, 0.1 mm, तो इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए 10⁻³ यानी मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। सब देखो ऑप्शन भी मीटर में दिया हुआ है, सब वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट कर लो। हाँ, जब आप बोर्ड्स में होते हैं तब बोला जाता है कि सारी वैल्यू को एक बार लिख लीजिए साइड में और उसका सबको पहले कन्वर्ट कर लीजिए फिर करिए, हाँ वो भी कर सकते हैं। बट अगर आपका प्रैक्टिस तेज होना चाहिए, फटाफट लिखने आना चाहिए, क्योंकि यहाँ लिखना नहीं, लिखने से ज्यादा सॉल्व करने पर ध्यान देना, ठीक है। मतलब आपको बार बार ये नहीं लिखना 50 सेंटीमीटर इक्वल टू इतना फिर यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर आपको इतना प्रैक्टिस कर लिया, फटाफट लिखिए और फटाफट आंसर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से मैं लेमडा अगर निकालूं तो ये वाला पार्ट इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 5 × 10⁻³ इंटू 0.1 इंटू 10⁻³ और होल डिवाइड बाई, अगर मैं बात करूँ तो ये लेमडा के साथ मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 × 50 इंटू 10⁻² हो जाएगा एक तरीके से, सही है। अब जरा देखिएगा 10⁻² से ये मान लो कैंसिल हो गया और 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। और कुछ कैंसिल हो रहा है, चलो अभी लिख देते हैं 0.1, इसको भी लिख देते हैं ऐसा, 1 × 10⁻⁴ और 10⁻⁻1 यहाँ से बचेगा, यहाँ से 10⁻⁻1 और नीचे कितना आ जाएगा 20, सही है। तो ऊपर हो गया 1 × 10⁻⁵ और नीचे कितना हो गया 20। ऐसा करता हूँ, इसको 100 लिख देता हूँ, इस 1 को क्या लिख देता हूँ 100 × 10⁻⁷ और डिवाइड बाई कितना 20, 25 जा 100, 5 × 10⁻⁻ कितना हो जाएगा -7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 × 10⁻⁻ कितना -7 मीटर आ जाएगा वेवलेंथ। अच्छा, 10⁻⁷ को भी कन्वर्ट कर सकते हो, 5000 10⁻⁻10 भी लिख सकते हो, इसको ऐसे ऑप्शन कभी कभी ऐसे भी दिया रहेगा 5000 × 10⁻⁻10 और 10⁻⁻10 क्या होता है तुम्हारा एंगस्ट्रॉम, तो 5000 एंगस्ट्रॉम ही भी ऑप्शन दे सकता है। क्लियर, आई होप आपको ये सवाल समझ आया होगा। और ये सवाल तुम्हारा वेव ऑप्टिक्स से, वेव ऑप्टिक्स का एक सिंपल फार्मूला, फ्रिंज विड्थ का फार्मूला लगाना है आपको और उसमें लेमडा की वैल्यू आपको सॉल्व करनी थी, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ अगर आपको फार्मूला याद है, आप लेमडा सॉल्व करके आंसर बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। ठीक, आई होप आपको ये सारे सवाल अभी समझ आ रहे होंगे, कैसे करना है, कैसे प्रोसीड करना है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं जरा, अगला सवाल में कैसे करना है, ठीक है। अगला सवाल कुछ ये है, हाँ ध्यान दीजिएगा भाई। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है, हाँ, रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है भाई 2V0 इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल, किस पे इंसिडेंट हो रहा है मेटल पे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना है μ0। द करेक्ट स्टेटमेंट इज द फॉलोइंग, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा,
odd photoelectrons emitted with kinetic energy equal to h nu naught. Maximum kinetic energy of the photoelectrons emitted can be h nu naught. Maximum kinetic energy of photoelectrons emitted will be 2h nu naught. कह रहा है 2 nu naught यानी 2f naught भी बोल सकते हो का आवृत्ति का विकिरण देहली आवृत्ति v naught वाली धातु पर क्या करता है, आपतित होता है। यानी मान लो कि ये तुम्हारा मेटल सरफेस है, तो इस पर जो लाइट आ रहा है उसकी जो आवृत्ति है वो 2 न्यू नॉट है। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी 2 न्यू नॉट है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो कथन अभी पता चल जाएगा कौन सा सही है। तो ये सारे ऑप्शन अभी कर लेंगे डिस्कस। और देहली आवृत्ति कितना है, न्यू नॉट। देहली आवृत्ति का मतलब होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हमें पता है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या था बताओ। अगर हम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो हम ये बात कर रहे हैं कि जितना भी एनर्जी आता है, ये फोटोन है आपके, फोटोन की जितनी भी एनर्जी है वो कहाँ चला जाता है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स में। वर्क फंक्शन और प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, काइनेटिक एनर्जी में नहीं, काइनेटिक एनर्जी मैक्स में चला जाता है। जितना भी है किसका एनर्जी है, फोटोन का, फोटोन का एनर्जी। ठीक, वर्क फंक्शन मतलब कार्यफलन, कार्यफलन यानी वर्क फंक्शन, एक सेकंड, कार्यफलन, ठीक है। और ये काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो मैं ई बराबर बोल सकता हूं वर्क फंक्शन और प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो बताओ एनर्जी कैसे निकालोगे, एच न्यू होता है फार्मूला, इज इक्वल टू एच न्यू नॉट होता है प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो एच न्यू का वैल्यू कितना दिया है, 2 न्यू नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट और प्लस क्या, काइनेटिक एनर्जी मैक्स, ये दिया हुआ है। देखो जो फोटॉन्स आ रहे हैं उनका फ्रीक्वेंसी कितना है, 2 न्यू नॉट, तो उसका एनर्जी कितना हो जाएगा, 2h न्यू नॉट। तो 2h न्यू नॉट माइनस h न्यू नॉट, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, वर्क फंक्शन को, कार्यफलन को उधर शिफ्ट कर दिया। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स यानी गतिज ऊर्जा मैक्सिमम कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा भाई तुम्हारा कितना, एक तरीके से h न्यू नॉट आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, h न्यू नॉट। यानी अगर 2 न्यू नॉट का प्रकाश किसी धातु की सतह पर पड़ता है, यानी 2 न्यू नॉट का फ्रीक्वेंसी का लाइट अगर किसी धातु के सरफेस पे पड़ता है, तो हम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ई बराबर डब्ल्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। डब्ल्यू नॉट तुम्हारा क्या है, तुम्हारा वर्क फंक्शन है यानी कार्यफलन है, और काइनेटिक एनर्जी मैक्स जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, कुछ एनर्जी लेगा और एनर्जी लेने के बाद वो कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ जब शिफ्ट होगा, जब यहां से एनर्जी ले लेगा और कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ जब शिफ्ट होगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, वर्क फंक्शन जब ले लेगा भाई, तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, बाहर, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। अब बाहर कैसे आएगा, काइनेटिक एनर्जी से। किससे आएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। मैक्सिमम क्यों बोला जाता है, देखो कुछ मान लो कि इसमें उबड़ खाबड़ होगा, कुछ ऐसे दरारें पड़ी होंगी, समथिंग कुछ तो होगा, कुछ एनर्जी और एब्जॉर्ब हो जाती है, तो हम मान के चलते हैं मैक्सिमम इतना काइनेटिक एनर्जी होगा। कंफर्म नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, बट इतना काइनेटिक एनर्जी होगा। बट मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, डेप्थ में तो हम चैप्टर्स के अंदर जाएंगे, बट अगर आपको आइडिया है चैप्टर्स का, तब आप बात समझ रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को हम काउंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे। तो पहला ऑप्शन कह रहे फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, ऐसा कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा भाई। उत्सर्जित सभी प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, एच न्यू नॉट के बराबर। गतिज ऊर्जा बोल रहा है, अधिकतम नहीं बोल रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा, सेकंड अलग गलत हो जाएगा भाई। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा भाई, एच न्यू नॉट, हाँ ये सही है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड कैन बी एच न्यू नॉट। उसके बाद उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा 2h न्यू नॉट होगी, गलत, h न्यू नॉट होगी अधिकतम गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो आई होप ये आपका सवाल है, आपका एक तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं उसके अंदर हमारा फोटो इलेक्ट्रिक आता है, तो उसी के अंदर हम ये चैप्टर्स पढ़ते हैं और उसी के अंदर ये सवाल डिस्कस करते हैं। और इसमें बहुत कुछ हार्ड नहीं है, एक बार आप पढ़े रहेंगे तो आप फटाक से कर लेंगे कि कौन सा होने वाला है ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं जरा। हाँ, फिर से वो ग्राफ पूछ दिया, ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही ग्राफ है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है। कह रहे अ पॉइंट सोर्स
causing photoelectric emission from a metallic plate is moved away from the plate. The variation of photoelectric current with distance, कह रहे फोटोइलेक्ट्रिक करंट का डिस्टेंस के साथ वेरिएशन बताइए। तो आई प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर होता है, आई प्रोपोर्शनल टू 1 क्या होता है, d स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए आई प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/d स्क्वायर होता है। तो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/d स्क्वायर के। तो यहाँ पे तुम्हारा बन गया, जैसे आपने पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सेम ऐसा ही है आपका ये वाला पार्ट, आई प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। जैसे यहाँ मैं बोलूँ फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, तो यहाँ पे कैसा बनता है ग्राफ, हाइपरबोलिक। कैसा ग्राफ बनता है, हाइपरबोलिक। कुछ ऐसा फोर्स वर्सेस आर खींचू, सेम यहाँ पे आई प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर होता है। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा आपको कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ता है, यानी आपकी प्लेट जितने जितने दूर जाते हैं, मेटेलिक प्लेट जितना दूर जाएगा करंट की वैल्यू उतना कम होती चली जाएगी उसके स्क्वायर के रेशियो में। तो आई प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं ग्राफ बनाऊं आई वर्सेस डी, तो सेम ग्राफ यही बन जाएगा, बस फोर्स को रिप्लेस कर दो आई से, आर को रिप्लेस कर दो डी से। तो ये तो होगा नहीं, स्ट्रेट लाइन होने का कोई चांस ही नहीं है, ये भी नहीं होगा और ये हो जाएगा सही। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसका मतलब ये ग्राफ आपको जब पढ़ाया जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो आप आसानी से इस सवाल को कर लेंगे, देखते ही फटाक से आंसर कर लोगे। क्योंकि ऐसे सवाल तो नोट्स में भी बन जाते हैं, ग्राफ बना दिया जाता है, सारे ग्राफ तो बनवाए जाते हैं। तो अभी तक 2 से 3 4 सवाल आपके ग्राफ के आ चुके हैं, तो फटाफट आप ग्राफ कर सकते हैं। ठीक, ये डायरेक्ट नोट से भी सवाल बन सकते हैं। क्लियर, चलिए अगला बताते हैं। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। 11 बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है अ प्रोटॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस भी। इलेक्ट्रॉन क्या कर, सॉरी प्रोटॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v हैज अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना दिया हुआ है, लैम्डा। ऑन डबलिंग द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल को क्या किया जा रहा है, डबल, डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ फिर से मुझे बताना है, इस बार पोटेंशियल को दोगुना कर दिया गया। हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार सवाल। विभवांतर v से त्वरित एक प्रोटॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कितना है, लैम्डा। यानी v से जब विभवांतर है, विभवांतर v है, उस समय वेवलेंथ लैम्डा है। फिर कह रहा है त्वरण विभव को दोगुना कर दिया जाए, तब कह रहा है कि प्रोटॉन का डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कितना होगा। अगर मैं तरंगदैर्घ्य को दोगुना कर दूं तब कितना होगा डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, हमें ये देखना है। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये करना पड़ेगा, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य हमें देखना है। तो ध्यान दो, सबसे पहले रिलेशन की बात करते हैं। तो आई होप आपने ये रिलेशन पढ़ा होगा, ठीक है। लेमडा इज इक्वल टू होता है तुम्हारा h बाई अंडर रूट में 2m q इंटू v, ये रिलेशन होता है। लेमडा इज इक्वल टू h बाई अंडर रूट में 2m q इंटू v। ये रिलेशन कहाँ से है, थोड़ा निकाल के दिखा देता हूँ। हमें पता है लेमडा बराबर h बाई p। अब p तुम्हारा क्या होता है, p होता है मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम एक रिलेशन होता है, p स्क्वायर बाई 2m। तो यहां से मैं p निकालूंगा तो अंडर रूट में 2m क्या आ जाएगा, ठीक है। तो लेमडा इज इक्वल टू h बाई अंडर रूट में 2 क्या आ जाएगा, mk। बट हमें काइनेटिक एनर्जी लिखना है, तो काइनेटिक एनर्जी चार्ज और पोटेंशियल के टर्म में होता है q इंटू v। तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा h बाई अंडर रूट में 2m q इंटू v, सही है। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। तो लेमडा क्या है, प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट v, ये इक्वेशन 1। अब मान लो लेमडा डैश, अब कह रहे हैं पोटेंशियल को 2 टाइम्स कर दो, पोटेंशियल को क्या करो 2 टाइम्स। तो 1 बाई रूट 2 टाइम्स को अलग अलग कर दो, 1 बाई रूट 2 टाइम्स अलग, 1 बाई रूट v अलग। इसको हटा के क्या लिख दो, लेमडा। तो मैं लिख सकता हूँ लेमडा डैश किसके बराबर हो जाएगा, लेमडा बाई रूट 2। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, सही है। यानी चेंज तो होगा, कह रहा है कि रिमेन्स अनचेंज, गलत। बिकम्स डबल, गलत। बिकम्स 4 टाइम्स, अब मार्क करना है बिकम्स 4 टाइम्स, नहीं 4 टाइम्स तो नहीं हो रहा है, लेकिन डिक्रीज तो कर रहा है, पक्का डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि लेमडा बाई रूट 2 है। कह रहे अप और तेज रहेगा, नहीं। दोगुना हो जाएगा, नहीं दोगुना नहीं होगा। 4 गुना हो जाएगा, नहीं डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, डिक्रीज। लेमडा बाई रूट 2 टाइम्स है, तो कभी कभी लेमडा बाई रूट 2 टाइम्स ना देके लिख दिया क्या, घट जाता है। लेकिन देना क्या चाहिए था, 1 बाई रूट 2 टाइम्स ना, यहाँ पे लिखना चाहिए था 1 बाई रूट 2 टाइम्स। ऑप्शन में ये होना चाहिए था 1 बाई रूट 2 गुना,
ठीक है, वो नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, घट तो रहा है, ये कंफर्म हो गया कि लैम्डा √2 से डिवाइड है और √2 की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, 1.414, लैम्डा डिवाइड बाई 1.414 वो डिक्रीज करेगा वैल्यू। सही, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं भाई। अगला सवाल क्या बोल रहा है देखना जरा। हाँ ठीक है, यहाँ से बात करते हैं। कह रहे हैं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ना इन ग्राउंड लेवल इन हाइड्रोजन एटम इज के यूनिट। काइनेटिक एनर्जी को कितना दे रहा है वो, के यूनिट है, ग्राउंड लेवल पे बात कर रहा है। सही है। द वैल्यू ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी की बात कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी इसकी बात कर रहा है। देखना जरा, हाइड्रोजन परमाणु में भूतल पर एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी है, के है। इसकी स्थितिज ऊर्जा बताइए और कुल ऊर्जा बताइए। पोटेंशियल एनर्जी को हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा टोटल एनर्जी यानी कुल ऊर्जा, और काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा। समझ आ रहा है बात? अब ध्यान से समझिएगा, काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा कितना है, के यूनिट है। अगर आपको एक रिलेशन पता हो काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो आपने ये पढ़ा होगा एक रिलेशन 1:-1:-2। सही, ये रेशियो होता है ठीक ग्राउंड फ्रेम में, ये ग्राउंड के फ्रेम में है भाई, ये रेशियो आपको याद होना चाहिए। तो अगर ये के है तो ये कितना होगा, -2 के, क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 1 है तो ये होगा -2, ये कितना होगा -2। कौन, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा -2। और फिर कह रहा है टोटल एनर्जी, तो अगर काइनेटिक एनर्जी 1 है तो टोटल एनर्जी -1 होगा, तो ये बन जाएगा -k। अगर आपको ये रेशियो याद है तो फटाक से कर लेंगे। अगर काइनेटिक एनर्जी 1 है तो पोटेंशियल एनर्जी -2, तो k हो जाएगा तो -2k, -2k लिख दिया। फिर कह रहा है काइनेटिक एनर्जी 1 है तो टोटल एनर्जी कितना होगा, तो -1। तो काइनेटिक एनर्जी अगर k है तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, -k। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, इनकरेक्ट। यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक तरीके से करेक्ट। सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, इनकरेक्ट नहीं है भाई, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक आई होप आपको अभी तक सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने डिस्कस कर लिया। चलिए फटाक से 3 क्वेश्चन और डिस्कस करने हैं अभी आज के लिए, करते हैं। ध्यान दीजिए, अगला सवाल जो हमें बोला गया है वो सवाल कुछ ऐसा है। क्वेश्चन है भाई, 2 न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर कितना दिया हुआ है, A एंड B रेस्पेक्टिवली। कह रहा है द डेंसिटी रेशियो ऑफ द न्यूक्लियाई। ये तो बहुत आसान सवाल है भाई, डेंसिटी सबका सेम होता है। डेंसिटी ऑफ ऑल एटम इज सेम। एज कितना होता है, सेम। ठीक है, डेंसिटी ऑफ ऑल एटम कितना होता है, सेम होता है। तो जब डेंसिटी ऑफ ऑल एटम सेम है तो मैं डेंसिटी ऑफ A डिवाइड बाय अगर मैं डेंसिटी ऑफ B बात करूं तो कितना हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। पहला सवाल भी एकदम आसान था, ये सवाल तो एकदम आसान है। जब आप एटम से न्यूक्लियाई पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा डेंसिटी कैसे निकाला जाता है, उसकी वैल्यू कितनी आती है और वो कितना डेंसिटी की वैल्यू फिक्स होती है सभी एटम के लिए। एल्युमिनियम हो, सोडियम हो, आपका पोटेशियम हो, कोई भी एटम हो, सबके लिए डेंसिटी की वैल्यू सेम होती है। तो डेंसिटी ऑफ A डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ B इज इक्वल टू 1/1 रेशियो। डेंसिटी को कभी कभी लोग ρA/ρB भी लिख सकते हो, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए। घनत्व तो पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, घनत्व। दो नाभिकों के द्रव्यमान संख्या A और B है, द्रव्यमान संख्या पर डिपेंड ही नहीं करेगा। नाभिक का घनत्व बताइए, नाभिक का घनत्व, तो 1:1 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। हाँ, अगर यहीं पर रेडियस पूछता, रेडियस, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाता, R0 A के पावर 1/3। ये A का रेडियस हो जाता, B का रेडियस हो जाता, R इज इक्वल टू R0 और B के पावर कितना, 1/3। ये इक्वेशन 1 बन जाता और ये इक्वेशन 2। बट रेडियस का रेशियो नहीं पूछा है तो हम इस पर बात ही क्यों करें। हमें तो इंपॉर्टेंट ये है कि डेंसिटी सभी एटम का क्या होता है, सेम होता है। डेंसिटी ऑफ ऑल एटम इज सेम। ठीक है, सभी एटम का डेंसिटी क्या होता है, सेम। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अगला बात करते हैं, अगला सीरीज। अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, देखिए ध्यान दीजिए। अब ये भी फिर से एटम्स और न्यूक्लियाई का सवाल है और पूछ रहा है द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इमिटेड इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम corresponding to different spectrum line are as, ऐसा लिखा हुआ है।
कह रहा द वेवलेंथ अरेंज्ड, इनका वेवलेंथ अरेंज कीजिए करेक्टली इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। कैसा भाई? डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में, ठीक है, घटते क्रम में। किसकी बात करनी है भाई? तरंग दैर्घ्य की, तरंग दैर्घ्य की बात करनी है घटते क्रम में। फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो घटते क्रम में अगर आप ध्यान दें तो 1/λ इज इक्वल टू क्या होता है? r ब्रैकेट ओवर 1/1² माइनस 1/n², ठीक है, 1/1²। ये किसके लिए होता है भाई? लाइमन, ठीक है। फिर 1/λ इज इक्वल टू r 1/1² माइनस 1/, अच्छा यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे 1/n²। यहाँ पे ये क्या हो गया? बामर। 2² लिखोगे तो बामर हो जाएगा, 3² लिखोगे तो पास्टन हो जाएगा, सही है। लाइमन, बामर, पास्टन, फिर ब्रैकेट और लास्ट में पी फूंड हो जाएगा एक तरीके से, सही है। हाँ, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, हाँ 1/λ r ब्रैकेट ओवर 1/4² माइनस 1/n²। यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया? ब्रैकेट और फिर लास्ट में पी फूंड 1/5² माइनस 1/n²। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? एक तरीके से पी फूंड बन जाएगा, पी फूंड। यहाँ पे पास्टन नहीं भाई, पी फूंड है। अब क्या पूछ रहा है मुझसे? कह रहा है कि भाई डिक्रीजिंग वेवलेंथ बता दो। कैसा वेवलेंथ बता दो भाई? डिक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में, सही है। डिक्रीजिंग वेवलेंथ का मतलब ये है कि आपको मैक्सिमम से मिनिमम की वैल्यू बतानी है। मैक्सिमम से किसकी वैल्यू बतानी है? मिनिमम। आपको दिखा हुआ है यहाँ पे पी फोन लिखा हुआ है, बामर और ब्रैकेट फिर लाइमन, सही है। तो सबसे ज्यादा लाइमन में होगा, सबसे ज्यादा कहाँ होगा? लाइमन में। इस इक्वेशंस में आप वैल्यूज रख के चेक करेंगे मैक्सिमम वेवलेंथ कब निकलता है ना। तो वो जब चेक करेंगे तो आपको वैल्यूज पता चल जाएंगी कि वेवलेंथ मैक्सिमम कब निकलता है। बट मैं आपको सीरीज बता दे रहा हूँ, सीरीज आपको याद रखना है। लाइमन ज्यादा होता है, फिर बामर, फिर पास्टन, फिर फीफून, फिर ब्रैकेट, ऐसे चलता है। तो पहले लाइमन आएगा, तो ये पहले पोजीशन पे होगा। फिर लाइमन के बाद बामर सेकेंड पोजीशन, फिर ब्रैकेट हो जाएगा क्योंकि पास्टन नहीं है, फिर ये हो जाएगा। तो मतलब डी पहले आ जाएगा। डी सॉरी किसमें बताना है भाई? डिक्रीजिंग बताना है ना। ठीक है, डिक्रीजिंग सबसे ज्यादा मैक्सिमम। ओके, हाँ थोड़ा गड़बड़ कर दिया, ध्यान सुनिए। लाइमन हो गया, अच्छा ठीक है। तो ये तुम्हारा 1 यानी डी आना चाहिए। डी के बाद क्या आना चाहिए तुम्हारा? डी के बाद बी। डी के बाद बी कौन सा है? ये सी और फिर ए, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा एक तरीके से सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वैल्यूज रखिएगा, यहाँ पे चेक कर लीजिएगा और आपको ऑप्शंस पता चल जाएंगे कौन सा करेक्ट होने वाला है। बट ये कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है, बस आपको वैल्यूज कुछ पट करनी है, आपको आइडिया लगाना है। आप जब सिलेबस पढ़ेंगे उसके अंदर ये चीजें आप डिस्कस कर लेंगे कि कौन सा ज्यादा होता है और कौन सा कम होता है, ठीक है। तो अरेंज कर पाएंगे आप। ओके चलिए आ जाइए भाई, अगले सवाल की बात करते हैं। ये वही चीज लिखा हुआ है। सबसे पहले ये फर्स्ट यहाँ पे डी बी ए सी, ठीक है। निम्नलिखित घटते क्रम में लिखना है, तो डी सबसे कम होगा, सबसे कम ये होगा। मैंने मैक्सिमम बोल दिया था, जबकि सबसे कम ये होगा, मिनिमम होगा सबसे कम। फिर उसके बाद तुम्हारा डी के बाद बी आ जाएगा, लाइमन, बामर, फिर आपका पास्टन होता है बट पास्टन नहीं है, ब्रैकेट काउंट होगा, फिर पी फोन काउंट हो जाएगा। तो ये तुम्हारा फर्स्ट पोजीशन पे, सॉरी फोर्थ पोजीशन। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? ब्रैकेट तुम्हारा कहाँ पे चला जाएगा? हाँ ये तुम्हारा सेकेंड थर्ड पोजीशन पे चला जाएगा भाई, बामर, फिर आपका ब्रैकेट आ जाएगा और सेकेंड पोजीशन, और फिर फर्स्ट पोजीशन पे ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सही कर देता हूँ, करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये आएगा फोर्थ पे, थर्ड पे और सेकेंड पे और ये फर्स्ट पे, ठीक है। चलिए आगे अगला सवाल बात करते हैं। यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, वेवलेंथ का सारा फॉर्मूला लगा दोगे, चलो ठीक है। सिलिकॉन कैन बी डोप्ड यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डोपेंट। हाँ सिलिकॉन है भाई, सिलिकॉन को क्या बनाना है? ध्यान दो, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है। कैसा सेमीकंडक्टर? एन टाइप अर्धचालक बनाना है, एन टाइप अर्धचालक। तो अगर एन टाइप अर्धचालक किसी को बनाना है, मान लो ये तुम्हारा सिलिकॉन है और इसमें डोपिंग करोगे तभी तो एन टाइप बनेगा। और एन टाइप अर्धचालक का मतलब होता है
अगर इस सिलिकॉन को मुझे एन टाइप अर्धचालक बनाना, तो करना क्या चाहता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा करना चाहता हूं होल से ना, होल से ज्यादा करना चाहता हूं किसको, इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन अगर मैं होल से ज्यादा करना चाहता हूं तो इसमें मैं जो डालूंगा वो पेंटावैलेंट होना चाहिए, पंचकोशी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पंचकोशी इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसके अंदर, यानी आउटर मोस्ट पे 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। आउटर मोस्ट में कितने होने चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन। तो आर्सेनिक के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, इंडियम के नहीं है भाई, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है। इंडियम में कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स। फास्फोरस में फिर से 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट पे। देखो फास्फोरस कितना होता है, 15, तो 2 2 8 और 5। अब फिर बोरॉन, बोरॉन में फिर से 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये नहीं होगा, सही है। तो आर्सेनिक होगा और फास्फोरस, आर्सेनिक और फास्फोरस, तो ए और सी ओनली, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। समझ आ रहा है, क्लियर यहाँ तक बात। तो आज हमने 15 सवाल डिस्कस किए और आपको समझ आया होगा कि हम 15 सवाल को कैसे पर्टिकुलर सॉल्व कर रहे हैं, क्या आइडियाज लगा रहे हैं, कौन से चैप्टर में कितना डेप्थ पूछा गया है, ये सब हमने डिस्कस किया। अभी जो 15 सवाल हमने किया, आपने देखा होगा वेव से सवाल आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के छोटे छोटे सवाल डायरेक्ट याद है, फटाक से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, आंसर्स करेक्टली होंगे। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अल्टरनेटिंग करंट के 2-3 सवाल आए, उसके बाद अभी मैग्नेट के सवाल नहीं आए हैं, आगे मैग्नेट के भी सवाल आएंगे। कल जो हम डिस्कस करेंगे उसमें मैग्नेट के सवाल आएंगे, भर भर के सवाल आएंगे, ठीक है। फिर आगे बात करना है मुझे और कौन कौन से सवाल आगे, रे ऑप्टिक्स से सवाल आए, वेव ऑप्टिक्स से सवाल अभी तक आ चुका है इसमें। तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में बहुत हार्ड सवाल नहीं आए, फॉर्मूला बेस्ड, पावर का फॉर्मूला क्या होगा ये पूछ लिया गया, फिर उसमें लेंस मेकर फॉर्मूला का सवाल पूछ लिया गया उसमें, उसके बाद रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, ये सब डिस्कस किया गया। तो ये सब हमने सवाल में बनाया, ठीक। तो 15 सवाल में आपको आइडिया लग गया होगा कि हमें क्या प्रोसीड करना चाहिए, चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें कैसे करना चाहिए। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया, आई होप आपको समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।